नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 ध्रुवीयता के अंत के शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि बर्लिन की दीवार कब बनी, और ऑप्शंस हैं हमारे ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 1989। तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो सोवियत संघ के विघटन की तिथि दे रखी है, और ऑप्शन डी जो है 1989 जब बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरे में हमसे पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ये आपको बताया कि बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड में हमसे पूछा गया है कि रूसी क्रांति कब हुई। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि सोवियत संघ के उभरने में रूसी क्रांति का कितना बड़ा योगदान है, और रूसी क्रांति को 1917 में शुरू किया गया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला, और इसी बीच में रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एग्जिट भी हो गया था, क्योंकि इसके यहाँ रूसी क्रांति को शुरू कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1917। चौथे क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल देशों को हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, और पहली दुनिया के देश हम अमेरिका के देशों को कहा करते थे, जो कि नाटो का हिस्सा थे। और तीसरी दुनिया के देश बच्चों, जो नव स्वतंत्र देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए थे, भारत जैसे, उन सभी देशों को हम तीसरी दुनिया के देश कहते थे। तो हमारा इसका राइट आंसर बी दूसरी दुनिया के देश हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी रूसी पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आप सभी जानते हैं बच्चों की ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और इसी कम्युनिस्ट पार्टी के लास्ट महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव रहे थे, जो 1985 में आए थे सोवियत संघ पर शासन करने के लिए। क्वेश्चन 6 हमारा हमसे पूछ रहा है कि सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा है युद्ध, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी परमाणु हथियार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि कश्मीर मामले में सोवियत संघ ने हमारा साथ यूएनओ में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। आप जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों, यानी गणराज्यों का मतलब बेसिकली वो कितने देशों से मिलकर बना था। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें। आठवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया है कि मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो याद करिए, अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में जब बर्लिन की दीवार कब बनी, वहाँ हमने देखा था कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बने। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। तो सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, यानी कब अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजा था। ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1999। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजा था, यानी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में हमसे पूछा गया है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई। ऑप्शन ए आर्थिक सुधार, ऑप्शन बी राजनीतिक सुधार, ऑप्शन डी लोकतंत्रीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने ये सभी प्रकार की नीतियों को चलाया था। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में हमसे पूछा गया है कि सोवियत संघ में 1991 के तख्तापलट में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों की सोवियत संघ के 1991 के तख्तापलट यानी कि विघटन में महत्वपूर्ण हाथ बोरिस येल्त्सिन का था। तो हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में हमसे पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था। तो बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में 70 वर्षों तक शासन किया था। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें में हमसे पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दी गई। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस को देखा जाता है, और सोवियत संघ के जब विघटन हो गया 1991 में, तो उसके बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और उसके सभी परमाणु हथियारों को रूस को सौंप दिया गया था। तो हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है हमसे कि मध्य एशिया में डैश 10 वर्षों तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा देश ऐसा है मध्य एशिया का जो 10 वर्षों तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा था। तो ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजिकिस्तान वो कंट्री है जो मध्य एशिया से है और 10 वर्षों तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा था।
प्रश्न 17 में हमसे पूछा गया है कि रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। रूस के कौन से दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेचन्या और दागिस्तान। इसके अंदर ही अलगाववादी आंदोलन चले थे। क्वेश्चन 18 में हमसे पूछा गया कि 2001 में भारत और रूस के बीच डैश द्विपक्षीय समझौते हुए थे। तो 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे हमारे रूस के साथ 2001 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया। तो हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया था और शॉक थेरेपी के परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हम एग्जाम्पल में रूस को देख सकते हैं बच्चों कि रूस को कितनी ज़्यादा भारी अर्थव्यवस्था की मार झेलनी पड़ी थी। क्वेश्चन 20 में हमसे पूछा गया है कि शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गई। तो अभी मैंने बताया बच्चों की सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 में हमसे पूछा गया कि 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया। तो बच्चों यहाँ पे हम देखो यूगोस्लाविया हमारा कई सारे प्रांतों में टूट गया था। तो 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22वें में हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण था। तो बच्चों इनमें से कौन सा कारण है जो सोवियत संघ के विघटन का है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उचित संसाधन, ऑप्शन बी है हमारा आवागमन की सुविधा, ऑप्शन सी है हमारा हथियारों की होड़, ऑप्शन डी है हमारा अच्छा उपभोक्ता उद्योग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी और डी ये सोवियत संघ के विघटन के कारण नहीं है, क्योंकि ये सोवियत संघ विशेषताओं में से एक है, यानी अच्छाइयों में से एक है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हथियारों की होड़ की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था और ये एक प्रमुख कारणों में से एक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 में हमसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न 23 में हमसे पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी। तो बच्चों आपकी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही आपको बताया गया है कि बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताया कि बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी। 24वें क्वेश्चन को हम देखते हैं कि बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही। तो बच्चों यहाँ पे आप फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताइए कि बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही थी। मैं आपको बता देता हूँ कि बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी और बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों कि ये कितने वर्षों तक खड़ी रही थी। प्रश्न 25 में हमसे पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया। तो हम सभी जानते हैं कि बर्लिन की दीवार को आम जनता ने गिराया बच्चों, क्योंकि आम जनता को ये गलत जानकारी दी जा रही थी कि यहाँ पे कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। तो कई सारी गलत जानकारियाँ जनता को दी जा रही थी, जिसके कारण जनता का आक्रोश भड़का और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार जनता द्वारा गिरा दी गई। 26वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सोवियत संघ की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है जो सोवियत संघ की प्रकृति का व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। तो बच्चों ये सोवियत संघ की प्रकृति है। ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व था। तो ये भी सोवियत संघ की प्रकृति है। ऑप्शन सी में हमसे पूछा गया है कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो ये सोवियत संघ की प्रकृति नहीं थी बच्चों। ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन और नियंत्रण पर राज्य करता था। तो बच्चों ये ऑप्शन डी भी उसका पहलू है। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी गलत है, क्योंकि वहाँ पे जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। राज्य के सभी उत्पादन साधनों पर भी राज्य का स्वामित्व हुआ करता था। क्वेश्चन 27 में हमसे पूछा गया है कि निम्न को कालक्रम अनुसार सजाएं। तो ए ऑप्शन है अफगान संकट, ऑप्शन बी है बर्लिन की दीवार का गिरना, ऑप्शन सी है सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन डी है रूसी क्रांति। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि रूसी क्रांति 1917 में हुई और सोवियत संघ का विघटन बच्चों 1991 में हुआ है और बर्लिन की दीवार को 1989 में गिराया गया है। तो 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया। और अफगानिस्तान संकट यानी अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1979 में हुआ था। तो इस हिसाब से इसको कालक्रम अनुसार सजाएं तो डी 1 हो जाएगा और ए हमारा दूसरा नंबर पे आ जाएगा और बी हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा और सी हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4। तो आप अपना आंसर यहाँ पे देख लेंगे। चलिए 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वें और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 28वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो इनमें से 3 हमारे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है और एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमें कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई खत्म हो गई। तो ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है बच्चों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई थी। ऑप्शन बी में हमसे पूछा गया है कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म हुआ। तो बिल्कुल सही है बच्चों कि सोवियत संघ के विघटन के बाद CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ने जन्म लिया। तो ये भी हमारा इसका सोवियत संघ का परिणाम हो जाएगा विघटन का। सी में पूछा गया है कि विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव आया। तो बिल्कुल सही है बच्चों की विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव आ गया। सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि शक्ति संतुलन क्या होता है। तो शक्ति संतुलन का अर्थ होता है बच्चों कि हमें अपने
किसी भी पड़ोसी ताकतवर देश जितना अर्थव्यवस्था में और सैन्य क्षेत्रों में हमें ताकतवर होना होता है। जब हम हो जाते हैं तो उसे शक्ति संतुलन कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि शक्ति संतुलन में बदलाव आया क्योंकि अब सोवियत संघ रहा नहीं था और अब पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बची थी। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य पूर्व संकट बच्चों सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। मध्य पूर्व संकट सोवियत संघ से पहले हुआ था, यानी कि सोवियत संघ के विघटन से पहले हुआ था, जिस वजह से मध्य पूर्व संकट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों। डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल आप जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी।